हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण मैम। वेलकम बैक। और आज फिर मैं आ गई हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है समास। तो आई थिंक आपके मन में समास का नाम सुनते ही एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं संधि और समास में। तो यहाँ पर मैं आपका सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो बच्चों, संधि, आप हमेशा ये बात को ध्यान रखिए, संधि जो होती है वो वर्णों का मेल होती है, जबकि समास जो होता है वो पदों का मेल होता है, राइट। तो और ये जो पद होते हैं ये आपस में जब एक साथ अधिक जो शब्द हैं वो जब एक साथ जुड़ते हैं तो इनका जो संक्षिप्तीकरण होता है, जो इनका मेल होता है, वो कहलाता है समास। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ दही में डूबा हुआ वड़ा, ओके। तो दही में डूबा हुआ वड़ा, इतना बड़ा शब्द ना बोलते हुए हम उसको शॉर्ट करके हम बोलते हैं दही वड़ा, राइट। तो ये क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी ये शब्द जो है वो छोटा हो गया। अनदर एग्जाम्पल अगर बोला जाए रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो उसे हम इतना लंबा ना बोलते हुए संक्षिप्त रूप में हम उसे कहते हैं रेलगाड़ी। यस, तो इसी संक्षिप्तीकरण को कहा जाता है समास। यस, तो बच्चों चलिए मैं आपको इसकी एक छोटी सी परिभाषा बता देती हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, और इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, दही में डूबा हुआ वड़ा, तो डायरेक्टली हमने लिया दही और वड़ा, बीच के जो शब्द थे डूबा हुआ, वो शब्द सारे लुप्त हो गए। अनदर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो हमने सिर्फ लिया रेल और गाड़ी, बीच के जो शब्द हैं चलने और वाली, वो शब्द क्या हो गए? गायब हो गए। तो ये पहला शब्द पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों का जोड़, ये दोनों को मिलाकर बनता है समास। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है गंगा का जल, तो यहाँ पे का शब्द हट गया, लोप हो गया, और वो बन गया गंगा जल। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि समास जो होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है, यानी वो शॉर्ट फॉर्म, अगर हम लोकल भाषा में अगर हम बोलें तो ये संक्षिप्तीकरण, ये शॉर्ट फॉर्म है, उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि समस्त पद, यानी कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। जैसे कि गंगा जल, तो गंगा जल में गंगा जो है वो पूर्व पद है और जल जो है वो उसका उत्तर पद है। इस तरह से ये दो पद होते हैं, और इन पदों के बीच में जो शब्द होते हैं वो सारे शब्द जो है वो गायब होने के बाद ये दोनों शब्द जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं समास। ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर समास का जो है वो विग्रह कैसे किया जाता है, उसको सेपरेट कैसे किया जाता है। तो सेपरेट, उसमें जो बाकी के शब्द मैंने आपको बताया, वो जो हमने सारे शब्द निकाले थे वो वापस से वो शब्दों को लगाना, उसे कहते हैं सामासिक विग्रह। तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, दही वड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा। यानी इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट फॉर्म लें तो उसको विग्रह हम लॉन्ग फॉर्म में करते हैं, उसके विस्तृत रूप में करते हैं, और अगर विस्तृत रूप में दिया है तो समास को संक्षिप्त करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हम देख सकते हैं, राजपुत्र राजा का पुत्र, या राजा का पुत्र राजपुत्र। ओके, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों कि समास के कुछ भेद होते हैं। ओके, आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास। तो ये 4 भागों में समास को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसके रूल्स आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी वे में, ट्रिकी वे में आपको इसको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ
अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर बच्चों पहला पद प्रधान, दूसरा पद गौण, इतना माइंड में अगर आप ना रखते हैं, मैं एक बार यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह और वह अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यथामति, मति के अनुसार, आमरण मृत्यु कर, इसमें यथा और आ ये जो है अव्यय है। तो ये अव्ययी भाव समास में आप इजी ट्रिकी वे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पूर्व पद है वो अव्यय तो होता है, ठीक है, यानी यथा और आ ये दो शब्द अव्यय तो है, लेकिन ये दूसरी बात आपको याद रखनी ये है कि पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। क्रिया विशेषण के रूप में मीन्स जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। क्रिया क्या है, क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि शक्ति के अनुसार कार्य हो रहा है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल में अगर आपको देना चाहूँ, जैसे कि भर पेट, तो पेट भर के, दिनों दिन यानी दिन ही दिन में, प्रतिदिन यानी हर दिन, क्रिया की विशेषता बता रहा है। दिन कौन से दिन कार्य हो रहा है, हर दिन कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है याद रखना है आपको कि जो अव्ययी भाव समास जो है उसका जो समस्त पद जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। देन तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में आपको याद, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको याद रखना है कि दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्ति जो है वो लगती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तुलसीदास कृत, तो तुलसीदास द्वारा कृत। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल आगे मैं आपको बताऊंगी, इन डिटेल में हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास में जो है कारक, उसकी विभक्ति जो है वो हम पाई जाती है या वो लुप्त होती है। द्वंद्व समास में हम देखेंगे बच्चों कि द्वंद्व समास में जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय लगता है, यानी कि यहाँ पे संयुक्त शब्द लगते हैं और जोड़ने वाले और, अथवा, या आदि द्वंद्व समास लगाए जाते हैं। जैसे कि दिन और रात, माता और पिता, ठीक है। तो ये शब्द जो है वो दोनों पदों के बीच में दिखाई देते हैं। अनदर जो हम नेक्स्ट वाला देखें वो है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में आपको याद रखना है कि दोनों पद जो है वो प्रधान नहीं होते, अपितु एक नया पद बनता है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो इन डिटेल मैं आपको आगे बताती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। अव्ययी भाव समास, फर्स्ट अव्ययी भाव समास, जिसमें मैंने आपको बताया पहले ही कि जो पूर्व पद है वो अव्यय है। यहाँ पे देखिए आजीवन, तो आ, यथा, ठीक है, यथा, भर, हर, तो ये सारी जो शब्द हैं वो अव्यय हैं और ये सारे पद मिलकर एक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। जैसे जीवन भर, कार्य कैसे हो रहा है, जीवन भर हो रहा है। सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार, विधि के अनुसार, क्रम के अनुसार, पेट भर के, रोज़ रोज़, ये सारा जो है वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। तो सिंपल वे में आपको अव्ययी भाव समास ऐसे समझना है कि ये इसका जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में ये कार्य करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो है वो नहीं लगता, कोई भी विभक्ति चिन्ह यहाँ पे नहीं लग रहा है। के आप देख सकते हैं के है पर के अनुसार लिखा हुआ है और विभक्ति होती है के लिए, राइट। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह नहीं लगती। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं तत्पुरुष समास, राइट। तो तत्पुरुष समास में सिंपली हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कारक की विभक्ति लगती है, ओके। अव्ययी भाव समास में कारक की विभक्ति नहीं लगती, लेकिन जो तत्पुरुष समास है वहाँ यहाँ पर कारक की विभक्ति हमको दिखाई देगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है गिरह कट, गिरह को काटने वाला, ठीक है। उसका अगर हम विस्तार करें, गिरह कट का विग्रह करें अगर हम, तो वो बनता है गिरह को काटने वाला। तो को यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे जो है कर्ता कर्म जो है वो विभक्ति लग रही है, कर्ता ने कर्म को, कर्म, ओके। तो ये को जो है वो कर्म है। उसके बाद हम देखते हैं करण तत्पुरुष समास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, करण तत्पुरुष समास में है मन चाहा, तो मन से चाहा, तो से करण तत्पुरुष है ना, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, तो यहाँ पे जो है कर्ता की विभक्ति लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे के लिए संप्रदान कारक,
राइट। अगर आप कारक की विभक्ति आपको अगर याद है तो आप समझ सकते हैं इसको आसानी से कि यहाँ पे कारक की विभक्तियाँ लगती है। कोई भी शब्द हो उसको जब आप विग्रह करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें अगर कारक की विभक्ति नहीं लग रही है और जो समस्त पद है वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है तो वो होगा अव्ययी भाव समास। प्लस अगर कारक की विभक्ति लग रही है उसका विग्रह करते समय तो वो कहलाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पे देखते हैं देश निकाला, अगर हम इसको विग्रह करें तो वो होता है देश से निकाला, तो ये अपादान यानी अलग होना, से अलग होना पढ़ा है ना हमने, तो देश से निकाला जा रहा है उसको, है ना, अलग हो रहा है वो देश से, तो ये होगा अपादान कारक। नेक्स्ट है गंगा जल, तो गंगा का जल संबंध है ना, गंगा का जल है वो, गंगा से संबंधित है वो जल, तो ये है यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपको हमेशा याद रखना है कि कारक की विभक्ति जो है वो लगाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कर्मधारय समास। तो मैंने हमेशा देखा है कि सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं इन बिटवीन कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर ये पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो एंड में मैंने आपको बताया है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ओरली भी कि कर्मधारय समास में आप हमेशा याद रखिए कि जब यहाँ पर इसका जो उत्तर पद हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद वो उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध बता रहा है, इसका एक पद जो है वो विशेषण का कार्य करता है और दूसरा विशेष्य का कार्य करता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं देह रूपी लता, लता कैसी है, देह रूपी है, तो देह रूपी ये है विशेषण और लता है उसका विशेष्य। नीला कमल, कमल है विशेष्य और कमल किस रंग का है, नीला रंग का, नीला उसकी है विशेषता। सज्जन, जन कैसे हैं, सत है, यानी जन जो है वो अच्छे हैं, जन की क्वालिटी क्या है, जन की विशेषता क्या बता रही है कि वो लोग अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विशेषण जो है वो आ रहा है, विशेषण और दूसरा विशेष्य। दही वड़ा, वड़ा कैसा है, दही में डूबा हुआ है, तो वड़े की विशेषता है कि वो दही में डूबा हुआ है। पीताम्बर यानी अंबर, अंबर यानी होता है वस्त्र, तो वस्त्र कैसे हैं, अंबर कैसे हैं, पीले रंग के हैं, तो वस्त्रों की विशेषता बता रहा है कि वो पीले रंग का है। ठीक है। नरसिंह, नरों में सिंह, जो इंसान जो है वो सिंह के समान है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विशेषता बताई जा रही है, तो हमेशा याद रखना कि कर्मधारय समास में हमेशा विशेषता बताई जाएगी। अब इसी से संबंधित है बहुव्रीहि समास, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों द्विगु समास। तो द्विगु समास, ये समास जितने समास मैंने आपको बताए उसमें से सबसे मैं कह सकती हूँ ईजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि द्विगु समास ये जो है द्वि, द्वि अगर आप ये शब्द देखें, द्वि, द्वि मतलब होता है दो, और दो नंबर होता है यानी दो संख्या होती है। तो इसकी पहचान यही है कि यहाँ पर आपको जो पहला जो दिखाई देगा यहाँ पर वो पूर्व पद जो दिखाई देगा वो संख्यावाचक होगा। फॉर एग्जाम्पल त्रिलोक, यहाँ दिखाई दे रहा है, त्रि मतलब तीन, तो तीन लोगों का समूह, तीन लोगों का समाहार। नवरंग, नव मतलब होता है नौ और ग्रह मतलब होता है, ग्रह आपको पता है, तो नव ग्रहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। तो ये द्विगु समास, द्वि से आप याद रखेंगे कि द्विगु समास जो होता है वो संख्या को बताता है। नेक्स्ट हम जाते हैं बच्चों द्वंद्व समास की ओर, और द्वंद्व समास भी ये बहुत ही आसान है इसको समझने का तरीका। इसमें आप को ये ध्यान में रखना है कि जो दो पद हमारे पास आएंगे वो दोनों पद के बीच में और, अथवा, या ये शब्द जो है वो लगेंगे, यानी कि यहाँ पर जोड़ने के लिए उसको समुच्चय बोधक अव्यय जो है, समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वो लगाए जाते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्य जल, अन्य और अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे कि द्वंद्व समास में दो जो पद हैं दोनों के बीच में और, अथवा, या, एवं आदि जो है शब्द वो लगाए जाते हैं।
एंड देन लास्ट जिसका हम वेट कर रहे थे, बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बताया था कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में हम बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये वीडियो से आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाने वाला है। बहुव्रीहि समास मिलता जुलता है कर्मधारय समास से, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं। एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों भी पद जो हैं वो उनसे हटकर एक नया जो है शब्द यहाँ पे एक शब्द बनता है। जैसे कि दशानन, दश है आनंद जिसके वह, कौन है? रावण। 10 सिरों वाला कौन है? रावण। नीलकंठ, नीलकंठ अगर हम यहाँ पर अगर इसको नीलकंठ अगर हमें इसे कर्मधारय में बताना है तो हम बताएंगे नीलाकंठ, राइट। नीलाकंठ, कंठ कैसा है? नीला, है ना। कंठ विशेष्य है और नीला क्या है? उसकी विशेषता, विशेषण। तो अगर हम ऐसे बताएं तो वो चला जाएगा कर्मधारय समास में, लेकिन अगर हम उसको विस्तार करें, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? अर्थात शिव। तो इसका अगर हम विस्तृत रूप लें तो ये हमें एक अलग जो है शब्द प्राप्त हो रहा है, अलग पद प्राप्त हो रहा है, शिव, है ना। तो इस तरह से अगर इसका विग्रह किया गया, इसका विग्रह आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इसका विग्रह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कर्मधारय में भी इसका विग्रह कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुव्रीहि में भी इसका विग्रह कर सकते हैं। पर विग्रह करते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आपने उसे बहुव्रीहि में विग्रह किया तो आपको अन्य पद जो बन रहा है, जैसे दश है आनंद जिसके वह रावण, ये लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो आपका क्वेश्चन में भी रॉन्ग हो सकता है। पीतांबर, हमने एक और शब्द पढ़ा पीतांबर, यानी पीला अंबर, अंबर यानी कपड़े, कपड़े कैसे हैं? पीले हैं। तो अगर हमने सिर्फ लिखा पीला अंबर यानी पीले वस्त्र तो वो चला जाएगा कर्मधारय समास में। लेकिन अगर हमने इन डिटेल लिखा पीला है वस्त्र जिसका वह, अर्थात कृष्ण, यानी अगर हमने नया शब्द बनाया उसके साथ, उसकी परिभाषा, उसके परिचय दिया हमने उस व्यक्ति का, तो वो बन जाएगा बहुव्रीहि समास में। लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट, लंबा है पेट जिसका वह, कौन है? वो है श्री गणेश। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो बहुव्रीहि समास है वो अन्य पद एक बताता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ये दोनों पद में। यहाँ पे देखो, एक आप देख सकते हैं कि दोनों में मैंने अंतर बताते हुए यहाँ पे बताया है कि जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ अगर हमने ऐसा लिखा तो वो जाएगा विशेषण और विशेष्य, लेकिन अगर हमने उसको भिन्नार दूसरे अर्थ में लिया, नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात शिव, तो वो चला जाएगा बहुव्रीहि समास में। तो ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप उसे कर्मधारय समास में विग्रह बनाना चाहेंगे या आप बहुव्रीहि समास में बनाना चाहेंगे। तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से है, बस केयरफुली आप जो भी बनाएं वो आपका सोच समझकर वो करेक्ट होना चाहिए। तो बच्चों आई थिंक आपको ये, आई होप ये समझ में आ गया होगा ये जितने समास मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें बस आपको हर चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना है। द्विगु समास में आपको ध्यान रखना है कि जो पद है, प्रथम पद वो संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक अव्यय लगाया जाता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य शब्द होता है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियाँ लगाई जाती है। अव्ययी भाव समास में पूरा पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। और बहुव्रीहि समास में एक कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक नया जो पद है वो प्रधान पद सामने आता है। तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको ये जो समास चैप्टर है वो पूरे कन्फ्यूजन, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी वापस आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।